जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरुग्राम का रुख करेंगे। गुरुग्राम के मानेसर की सड़कों पर आज सिर्फ शोर और संघर्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि मानेसर की आधा दर्जन से ज्यादा नामी कंपनियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि सालों से काम करने के बावजूद ना तो उनके वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी हुई और न ही कंपनियों में काम करने के हालात सुधरे। जी हां, जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इन मजदूरों ने एसडीएम दफ्तर की ओर कूच कर दिया, लेकिन रास्ते में भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। देखते ही देखते नारेबाजी धक्का मुक्की में बदल गई तो पुलिस को भी हल्का बल इस्तेमाल करना पड़ा। आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कर्मचारियों का गुस्सा शांत होने के बजाय और भड़क गया। यानी जैसे सूरज ढल रहा है, मानेसर की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी है। कंपनियों के गेट पर ताले लटके हैं और पुलिस की पीसीआर वैन लगातार गश्त कर रही है। धारा 163 लागू होने से कंपनियों के बाहर सन्नाटा पसर गया है। और वहीं आपको जानकारी दे दें कि प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का यह कहना है कि वे पीछे नहीं हटने वाले हैं, जिसके बाद सवाल यह है कि कंपनियों में हड़ताल करना क्या सही तरीका है या अपनी मांग रखने का। फिलहाल मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के मानेसर के सेक्टर 7 की एक कंपनी के बाहर, जो कि रिचा एक्सपोर्ट्स ये कंपनी है। रिचा एक्सपोर्ट्स कंपनी के बाहर इस समय पुलिस जो है काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। जितने भी मजदूर यहाँ सैलरी बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब सभी मजदूरों को यहाँ से पुलिस ने हटा दिया है, क्योंकि कल जैसे ही जिला प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लागू की थी, उसके बाद से सभी मजदूरों को ये कह दिया गया था कि 5 से ज़्यादा लोग अब इस मानेसर के इलाके में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और सख्ती के निर्देश भी पुलिस ने साफ तौर से दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदर्शनकारी थे वो मानने को तैयार नहीं थे। तो आज सुबह मानेसर में पुलिस और मजदूरों के बीच लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई मजदूर यहाँ घायल हुए, कई आगजनी की घटनाएं भी सामने आई, कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो इस समय सामान्य है। जो स्थिति तनावपूर्ण सुबह के समय में देखी गई थी, अब वो फिलहाल सामान्य हो गई है। लेकिन अभी भी कंपनी के बाहर इस समय गुड़गांव पुलिस के कई जवान इस समय तैनात हैं कि कहीं प्रदर्शनकारी किसी भी तरह की कोई स्थिति है वो यहाँ पर ना कर दें, इसीलिए यहाँ पर अभी पुलिस मौजूद है। इस बढ़े हुए वेतन के बाद कंपनी में काम करने के लिए पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, या फिर वो अब यहाँ से जो अपनी ड्यूटी पहले देते थे अब उन्होंने क्या नौकरी छोड़ दी है, ये अभी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल हजारों कर्मचारी हड़ताल पर थे। ये केवल एक कंपनी नहीं है कि एक कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर थे, ऐसी कई कंपनियां हैं जिसमें मानेसर में कई हजार कर्मचारी हड़ताल पर थे। वो अपनी वेतन की बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल कर रहे थे, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। महंगाई के ज़माने में उनका कहना था कि 12,800 रुपये उन्हें सैलरी मिलती है, जिससे उनका गुजारा नहीं होता है, और अपनी सैलरी की बढ़ोतरी मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कल बीएनएस की धारा। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं और LN राव पूर्व डीसीपी दिल्ली के, वो भी जुड़ चुके हैं। सर, दोनों का बहुत स्वागत है पहले इंडिया न्यूज पर। और पहला सवाल मेरा सर आपसे होगा, रुद्र विक्रम सिंह जी, ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर कर्मचारियों ने हड़ताल किया है, अब आगे क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या मांगों को माना जाएगा? कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है, कैसे दिख रहा है इसको? देखिए, जो भी मांगे थी, जो भी लोग थे जो हड़ताल कर रहे थे, पहली बात, जब से न्यू लेबर कोड्स आए हैं और न्यू लेबर कोड्स के अकॉर्डिंग 14 डेज का नोटिस पीरियड गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि अगर किसी भी कर्मचारी संघ को या कर्मचारियों को 50% से ज्यादा कर्मचारी अगर जाते हैं, काम छोड़ते हैं, तो उसको स्ट्राइक माना जाएगा और 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉयर्स को कि हम स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, इस विषय पर स्ट्राइक कर रहे हैं। और अगर उन 14 डेज के अंदर जो एम्प्लॉयर है वो आपकी बातें नहीं मानता है तो आप स्ट्राइक पर जा सकते हैं। स्ट्राइक करना पहले भी
राइट था मजदूरों का जी। और आज भी राइट है, लेकिन एक उसमें संशोधन कर दिया गया जिससे कि जो एम्प्लॉयर है, जो इंडस्ट्री है, वो बर्बाद ना हो, जो इंडस्ट्री खराब ना हो, क्योंकि बहुत सारी स्ट्राइकों की वजह से पुराने टाइम में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां इसकी वजह से बंद हो गई। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इंडस्ट्रियल जो नए लेबर कोड्स डिफाइन हुए, उन लेबर कोड्स में इस बात को तरजीह दी गई कि आपको 14 दिन का कम से कम नोटिस दीजिए। अगर एम्प्लॉयर आपकी बात नहीं मानता है तो आपको पूरा अधिकार है स्ट्राइक करने का, और स्ट्राइक अगर वो कर रहे हैं, कोई उनकी मांग है, तो उस मांगों को सुना जाना चाहिए, प्रशासन द्वारा भी, कंपनियों द्वारा भी। ये लाठी चार्ज एक किसी भी ऐसे स्ट्राइक का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र में लाठी चार्ज की कोई जगह, मैं अधिवक्ता ठीक है। होने के नाते मैं तो नहीं मानता हूँ कि लाठी चार्ज जैसी चीज किसी भी व्यक्ति के खिलाफ होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज सर बने रहिए, हमारे साथ डीसीपी सर भी जुड़े हुए हैं। डीसीपी सर, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर रुद्र विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी, और अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, वहां कहा जा रहा है कि महिला कर्मचारी भी शामिल थी। सर आपसे मेरा बस एक ही सवाल होगा, अगर बात की जाए, क्या पुलिस को बल का प्रयोग करना चाहिए था, क्या कहेंगे सर? नमस्कार। नमस्ते सर। मैं और रुद्र प्रताप जी को भी, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। नो डाउट ये जो इंसिडेंट हुआ है वर्कर्स पे लाठीचार्ज का, ये मामला थोड़ा सा सीरियस है। नंबर एक, वर्कर्स को भी ये चाहिए था कि धारा 144 जिसे आप 163 BNS कहा गया है, उसका पालन करें, क्योंकि वो भी एक कानून में है कि किसी को ऐसी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई ऐसी उसको रोक लगाती है तो वहां पर उनको इकट्ठा नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, पर पुलिस को भी, बल्कि अगर किसी ने धारा का उल्लंघन किया है तो धारा उल्लंघन करने के एक सेक्शन होता है, उसको जो पहले 188 IPC था, अभी उसका BNS में चेंज हो गया है, उसके अंदर कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हालात बने कि उनको लाठीचार्ज करना पड़ा, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। उस कार्रवाई करते वक्त ये मालूम हुआ कि कई वर्कर्स ने भी अटैक किया है, पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी है। तो ये एक प्रकार से रोहित का मामला हो गया था। जब होता है तब पुलिस को ये अधिकार है कि वो वार्निंग देकर, पहले लाठीचार्ज से पहले 2-3 प्रोसेस हो रहे हैं पुलिस के लिए, पहले उसको एक लाउड स्पीकर से वार्निंग दी जाएगी कि आप तीतर बीतर हो जाइए, अनलॉफुल असेंबली है, क्योंकि 144 की धारा लगी हुई है यहाँ पर, 163 BNSS की। तो उसको बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, और उसके बाद नहीं होता है तो आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है। लाठीचार्ज तीसरी स्टेज पर आती है कि वो अगर तितर बितर नहीं होते, आंसू गैस छोड़ने के बाद भी अगर वो नहीं वहां से धरना प्रदर्शन से हटते हैं, क्योंकि कानून में है कि वो इकट्ठा नहीं हो सकते 5 से ज्यादा आदमी, अगर फिर भी नहीं होते तो आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। उसके बाद अगर उससे भी नहीं होते देन लाठीचार्ज का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से जायज है, जायज था, अगर ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये सारा करते तो। लेकिन अब ये किया कि नहीं किया, ये देखने वाली बात है। और ये प्रोसेस होने के बाद में अगर लाठीचार्ज हुआ है और उधर से कोई वायलेंस की घटना हुई है, जैसे आग लगी है, पुलिस वालों पर भी पथराव हुए, बता रहे हैं कि वहां पर चोट लगी है, वर्कर्स को भी चोट लगी है और पुलिस वालों को भी। देखिए, जब ऐसी दंगे की स्थिति होती है तो चोट दोनों तरफ लगती है, और दोनों तरफ से कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि शुरुआत कहां से हुई है, गलती शुरू किसने की है, यहाँ पर यह देखने वाली बात है। मैं रुद्र प्रताप सिंह जी की बात से मैं सहमत हूँ कि वर्कर्स को राइट है धरना करने का, लेकिन धरना करने की जगह और धरना करने का स्थान है वो पहले से परमिशन ली जाती है, परमिशन के बिना अगर किया जाता है तो वो इलीगल होता है। वहां पर ये देखना पड़ेगा कि प्रशासन से उन्होंने, वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन करने की कोई क्या परमिशन ली थी या नहीं ली थी, उस परमिशन की क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थी, क्या क्या डायरेक्शंस थी कि उनको क्या करना चाहिए थे, कहां पर धरना करने की जगह निश्चित होती है, उसमें यह भी होता है कि कितने आदमी शामिल होंगे ये भी देखना होता है, और किस प्रकार का क्या वजह है वो देखना होता है। अगर बिना परमिशन के अगर ऐसा कोई धरना किया है तो वो भी इलीगल है, और इस पे पुलिस का फिर बाद में। ठीक है जी। रुद्र विक्रम सिंह जी, मेरा आपसे सवाल होगा, देखिए यहां पर डीसी अजय कुमार ने यह बयान बीते शाम दिया था कि अब जो वृद्धि है वेतन में वो कर दी गई थी, 11,000 से बढ़ाकर इसको 15,000 कर दिया गया था, उसके बावजूद भी वहां पर हटने को ये कर्मचारी तैयार नहीं है। तो अब ये जो मुद्दा है वो कैसे आगे बढ़ेगा कोर्ट तक, आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो 163 BNSS इन्वोक क्यों किया गया? अगर इन्वोक किया गया दैट मीन्स इसको जानकारी थी कि स्ट्राइक होने वाली है या स्ट्राइक हो रही है। आपने 163 BNSS इन्वोक कर दिया जस्ट कि ये जो स्ट्राइक है उसको डिरेल कर दिया जाए। अगर मान लीजिए कि वो
वो उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो आप उनको ले जाइए, उठा के 151 का चालान करिए, आप जेल में डालिए, जो भी करना हो करिए, लेकिन आपको बल प्रयोग करने की इजाजत ना कानून देता है, ना संविधान देता है, ठीक ना है। देश की कोई कानून की किताब देती है। अगर पुलिस ने बल प्रयोग किया है तो बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए कि लाठीचार्ज क्यों, जैसे राव साहब ने कहा कि किसकी तरफ से ये उकसाया गया मामला, तो पहले इसकी जांच बिल्कुल बहुत तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये मामला इतना उकसा कैसे। और जो उनकी मांग थी, उनकी मांगों को सुना जाने का, ये एम्प्लॉयर सुनेगा या प्रशासन सुनेगा, उनसे किसी ने बात की नहीं की, इन सारी बातों को देखा जाना चाहिए। पहले मुझे लगता है कि कमेटी बनाकर इस बातों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देश का जो मजदूर वर्ग है वो, हम सब जो भी प्रोडक्ट खाते हैं, हम सब जो प्रोडक्ट जी खरीदते जी हैं, जी। सब ये सब वही लोग हैं जो हम गाड़ियां चलाते हैं, तो ये यही मजदूर है जो वो वहाँ काम करते हैं, जो पार्ट्स बनाते हैं, और जितनी भी चीजें हम अपनी डेली यूजेस में यूज करते हैं, इन 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 मजदूरों की वजह से ही हमारे पास वो उपलब्ध हो पाती हैं, समय पर उपलब्ध हो पाती हैं। तो अगर इनकी कोई मांगे हैं, कोई जायज मांग है, अगर देखिए कोई नाजायज मांग होगी तो बिल्कुल वो तो ना प्रशासन स्वीकार करेगा ना एम्प्लॉयर स्वीकार करेगा, लेकिन अगर इनकी कोई जायज मांगे थी तो उन मांगों पर और क्या इस बात को भी देखा जाना चाहिए, क्या उन्होंने पहले एम्प्लॉयर को अपने इस बारे में अवगत कराया था, प्रशासन को अवगत कराया था कि उनकी क्या मांगे हैं, और मैं आती उन्होंने हूँ अगर पहले अवगत कराया डीसीपी था। सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ सर, आपकी अगर आवाज अभी अगर मुझ तक उन्होंने नहीं पहुंच पा रही है। प्लीज अगर उन्होंने रुद्र विक्रम जी आप अपनी बातों को क्लियर किए, उसके बाद मैं जाऊंगी सर के पास। जी, अगर उन्होंने पहले अवगत कराया था और उनकी बात नहीं सुनेगी तो ठीक उनका है। पूरा अधिकार है स्ट्राइक करने का, और जिन लोगों ने भी लाठीचार्ज किया उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज हुई, किन अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया, उन पर बिल्कुल प्रदेश की सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उन पर कार्रवाई करे। ठीक है डीसीपी सर, देखिए यहाँ पर रुद्र विक्रम सिंह जी यही कह रहे हैं कि यहाँ लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि पहले ही कर्मचारियों को समझा दिया गया था कि आपके वेतन को लेकर हम जो मांग है वो उसको रखते नजर आएंगे और इसमें वृद्धि भी करते नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को वहां भड़काने की भी कोशिश हुई और पुलिस ने जो बल का प्रयोग किया, यही वजह है कि वहां पर पुलिस गलत दिखाई दे रही है। आपका टेक क्या होगा इस पर? देखिए शशि जी, ऐसे मामले में कभी भी जहां कोई भीड़ होती है तो कोई असामाजिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं। हाँ। और वो कहीं ना कहीं इसका उग्र भीड़ का और जो वायलेंस का वो रूप धारण कर लेते हैं, हिंसा हो जाती है। उसमें यह जानना जरूरी है, जैसे रुद्र विक्रम सिंह जी ने कहा है कि इसकी इंक्वायरी होगी। डेफिनेटली ऐसे काम के में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा कि इसमें डिटेल इंक्वायरी हो, और उस इंक्वायरी के दौरान कौन, अगर ये कोई उकसाने वाला कोई आदमी था, अगर उनको बता दिया था वेतन वृद्धि हो रही है, फिर भी वो अगर सेटिस्फाई नहीं थे तो क्यों नहीं थे, क्या उनके लीडर से बात की या नहीं की, जो प्रशासन था उनका वहां का, उन्होंने बात की नहीं थी, या पुलिस बीच में थी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोकल पुलिस भी होती है। जहां भी कोई ऐसी जगह होती है वहां पे पुलिस का भी प्रशासन होता है। क्या पुलिस में इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, पुलिस के साथ में क्या क्या उनकी बातचीत हुई, उस बातचीत का क्या नतीजा रहा, ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं। और जो इंक्वायरी की जब होगी तो ये सारी चीजें उसमें शामिल की जाएंगी। ठीक है रुद्र जी, आपसे मेरा सीधा सवाल होगा, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को ही पहले इसकी जानकारी दे दी गई थी, इसके बावजूद भी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया, जो कि उनके अगेंस्ट ये मामला जाते नजर आ रहा है, और ये भी बात सामने आ रही है कि वहां पर भड़काने की कोशिश हुई है। तो अब इस केस में आगे क्या विचार निकलकर सामने आते हैं? देखिए, अगर किसी ने जानकारी दी तो क्या, किस व्यक्ति ने जानकारी दी, क्या वो उसका आधिकारिक तौर पर वो जानकारी दे सकता है, और जानकारी देना ही जरूरी नहीं होता है। कोई क्या आधिकारिक आदेश निकला जो जो इस आदेश को निकाल सकता है, क्या उसके द्वारा कोई आदेश निकला, क्या कोई आदेश कर्मचारियों तक पहुंचाया गया? जानकारी देना, आपको दिख रहा है कि अगर इतनी भीड़ आ गई है तो आप जाके कुछ भी बोल दीजिए वहां पे कि नहीं अब ऐसा हो जाएगा। हाँ। लेकिन क्या कोई आधिकारिक आदेश इसके बारे में निकला, ये देखने की जरूरत है। और वो आधिकारिक आदेश उस व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जो व्यक्ति वो आदेश निकाल सकता है, क्योंकि कल को मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आदेश निकाल दिया और कल वो जो एम्प्लॉयर है वो कहेगा कि ये आदेश तो ये निकाल। लेकिन रुद्र जी देखिए, इंटरवेंशन तो यहाँ पर डीसी अजय कुमार का हुआ ना, उन्होंने साफ तौर पर बीते शाम ही समझा दिया था कि वृद्धि कर दी गई है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि क्या कोई आधिकारिक आदेश उन तक पहुंचा? केवल कहने से, देखिए अब वर्बली आप कुछ भी कहते रहिए, वर्बली चाहे वो अधिकारी भी अगर कुछ भी कहता रहे, जब तक वो लिखित में आदेश पारित नहीं करता है तब तक कुछ भी आप कहते रहिए, कोई उसकी किसी की वैल्यू नहीं होती, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा व्यक्ति हो। जब तक रिटर्न में आप आदेश पारित नहीं कर रहे हैं, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तब तक उन कुछ भी आप कहते रहिए, उस कहने की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको रिटर्न में आदेश पारित करके कर्मचारियों के जितने भी जो भी नेतृत्व था उनसे बात करनी चाहिए थी। आप सिर्फ
अपने एसी रूम में बैठ के अगर आप ये कह दें कि हमने कोई आदेश दे दिया है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर डीसी के पास ऐसा कुछ था तो डीसी को जाना चाहिए था, जो कर्मचारियों के नेता थे उनसे मिलना चाहिए था, उनके साथ बैठकें करनी चाहिए थी, उनको अवगत कराना चाहिए कि ये देखिए हमने आदेश पारित कर दिया है। उसके बाद अगर इस तरीके की कोई स्ट्राइक होती तो मैं मानता कि ये मजदूरों की गलती थी। ठीक है रुद्र जी, डीसीपी सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।